तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और उसके साथ साथ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देख लिया था, और उस पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। तो उन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट p इज केप्ट एट ऑरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज डाइपोल इज केप्ट लाइक दिस, इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन पर है और इट इज़ केप्ट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो पॉइंट जहाँ पे कैलकुलेट करना है दैट पॉइंट इज r, r√3। तो दैट पॉइंट इज समवेयर हियर। तो दिस पॉइंट इज r, r√3। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये r है और ये r√3 है, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2r पाइथागोरस। और उसके बाद ये एंगल भी निकाल सकते हैं इसमें। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये tan थीटा इज r√3 डिवाइड बाई r, देन थीटा इज 60 डिग्री। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वी नीड थीटा एंड वी नीड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा। डिस्टेंस सबके बार इस पॉइंट से, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2r के बराबर है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट इज़ गिवन बाय, मैं जस्ट यहाँ फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, Kp/r³ 1+3 cos² थीटा। तो इसमें जस्ट अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर लें तो p की जगह p, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे 2r है, तो 2r³, और जो थीटा है वो 60 है, तो 1+3 cos² 60, cos² 60, तो इट इज़ 1/2 होल स्क्वायर, तो 3/4 होगा। और उससे फाइनली आप अरेंज करके आंसर निकाल सकते हो Kp/8r³, और यहाँ पे ये √7 और /2 आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी 16r³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है यहाँ पर। लेकिन अगर मेरे को इसका डायरेक्शन बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट्स निकाले थे, ER इन थीटा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका ER के साथ एंगल अगर फाई है तो tan फाई आप यहाँ से बता सकते हो, tan फाई इज tan θ/2। तो tan थीटा इज 60, tan थीटा इज √3/2, तो फाई जो होगा वो tan इनवर्स √3/2 हो जाएगा। तो फाई जो देगा वो r के साथ कितना डायरेक्शन है वो। लेकिन अगर मेरे को p के साथ डायरेक्शन बताना है तो उसमें ये थीटा भी फिर ऐड करना पड़ेगा, 60 डिग्री ऐड कर देंगे। तो 60 + 5 करेंगे तो उससे डायरेक्शन का आंसर पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन होना चाहिए। जहाँ तक पोटेंशियल की बात है, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था दैट फॉर्मूला वाज v = Kp cos θ/r²। तो हर एक वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे जस्ट पुट करनी है इसमें। तो Kp r की जगह पे 2r का स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 डिग्री, तो इट इज़ 4r² और cos 60 की वजह से 8 आएगा। तो Kp/8r², दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उस पर एक डायपोल स्क्वायर के यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ था इस तरीके से, और ये जो 8 पॉइंट्स थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये बताना था। तो पहले मैं इन पॉइंट्स पे बता देता हूँ, 1, 3, 5 एंड 7। तो 1 और 5 वाले जो पॉइंट है वो एक्सिस वाले पॉइंट हैं। 3 और 7 वाले जो पॉइंट्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट्स हैं। तो 1 एंड 5 सिंपली यहाँ पर 1 एंड 5 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 = E5, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब में बराबर रहेगा। दिस इज़ E1 एंड दिस इज़ E5, और ये डिस्टेंस आप देख लो कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है E/2। तो एक्सिस पे फॉर्मूला होता है 2 Kp/r², तो 2 Kp और r की जगह पे A/2 का क्यूब ये बन जाएगा। इस तरीके से 3 और 7, तो 3 और 7 पे जो p का डायरेक्शन उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इधर और यहाँ पर ये इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी इक्वल होंगे, E3 = E7, और ये डिस्टेंस भी A/2 के बराबर है, तो इट विल बी Kp डिवाइडेड बाई A/2 क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया है। अगर हमें i कैप j कैप के फॉर्म में दिखाना हो तो इट इज़ -i कैप, ये +i कैप, या फिर ये p के डायरेक्शन में और ये p के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जस्ट मैं यहाँ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डायरेक्शन को मैंने डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उसके बाद बाकी बात आती है यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इन पॉइंट्स पे। तो इन पॉइंट्स पे आप ER और E θ अगर दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखाएंगे वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो सबके लिए मैं अलग अलग यहाँ डायग्राम बनाता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो लेट अस मेक द डायग्राम फॉर पॉइंट नंबर 2 के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं P को यहाँ पर 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लूँगा सबके लिए। तो P यहाँ पर ये पॉइंट था 2, और ये होता है आपका R। तो R हमेशा यहाँ पर ये होता है, और थीटा हमेशा R और P के बीच का एंगल होता है कि R वेक्टर क्या है, P वेक्टर क्या है। इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम थीटा डिफाइन करते हैं। तो दिस इज़ और R वेक्टर। P के आप 2 कंपोनेंट करते हो, एक तो करते हो R के डायरेक्शन में और दूसरे यहाँ पे करते हो R के परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली कि ये जो एंगल यहाँ दिखाई दे रहा है ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो जो जिस थीटा की हम बात करते हैं वो यहाँ 45 डिग्री होगा। और क्योंकि ये जो डायपोल है इसके लिए एक्सिस वाला पॉइंट है, तो एक्सिस
के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसके वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको आप ER बोल देते हो। और इसके अपोजिट आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पर इस वाले डाइपोल के लिए, तो ये वाला जो डाइपोल है इस डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज़ कॉल्ड ई थीटा। तो 2 नंबर वाले पॉइंट के लिए ER और ई थीटा की डायरेक्शन है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स के लिए, लेट्स से फॉर 4 वाले पॉइंट के लिए, तो दिस इज़ योर डाइपोल। इस पॉइंट को इससे आप ज्वाइन करो, ये आपका R का डायरेक्शन है, एक तरीके से डायगोनल बन जाएगा। फिर उसके बाद में इस P का आप कंपोनेंट करो, तो P का कंपोनेंट एक तो ये हो जाएगा यहाँ पे R के डायरेक्शन में, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे वो R के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, ये हो गया ER। और ये जो कंपोनेंट क्रिएट करेगा वो अपने डाइपोल मोमेंट के अपोजिट करेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई थीटा। तो यहाँ पर ER और ई थीटा के ये डायरेक्शंस होंगे। बाकी पॉइंट्स पे देखते हैं, लेट अस एट पॉइंट 6, तो लेट अस सी एट पॉइंट 6, तो 6 वाला पॉइंट यहाँ पर है। अगेन बस पॉइंट्स को ज्वाइन करके प्रॉपर डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 6 वाला पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और उसके कंपोनेंट्स, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन, ये इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसके वजह से एक्सिस वाला पॉइंट है तो ये ER का डायरेक्शन हो जाएगा, और ई थीटा का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट। फिर इसी तरीके से लास्ट जो पॉइंट है 8 नंबर, तो 8 नंबर के लिए डायग्राम, फॉर दिस पॉइंट, तो दिस इज योर डाइपोल, ज्वाइन किया, तो अब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके का आएगा, तो ये इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। और ये जो 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर इसके किए गए हैं, इसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा आपका ER, और इसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ई थीटा। इसीलिए मैंने जो चारों डायग्राम है वो अलग अलग बनाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यही एक तरीके से ER के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये R वाला डायरेक्शन और ये थीटा वाला डायरेक्शन है, लेकिन जब आप इस पॉइंट की बात करते हो तो ये R वाला डायरेक्शन और ये थीटा वाला डायरेक्शन है। तो वैसे यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं कर पाएगा ये चीज़, क्योंकि P का जो कंपोनेंट है, P का कंपोनेंट ये P/√2 होगा और ये P/√2 होगा, तो देखने में लगेगा दोनों P/√2 ही हैं, लेकिन यहाँ पर उनके मायने बदल जाएंगे। यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन R का डायरेक्शन है और ये थीटा का डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन फिर R का डायरेक्शन और ये थीटा का डायरेक्शन बन जाता है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से कंपोनेंट्स करके इसको देख लेना चाहिए। जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, तो मैग्नीट्यूड की बात है तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मेरे को R की जगह पे और थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करना चाहिए, जस्ट मैं उसको लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस R, तो टोटल डायगोनल कितना होता है, √2 है, उसका हाफ करेंगे तो दिस इज़ a/√2, तो R की जगह पे मुझे a/√2 रिप्लेस करना पड़ेगा। थीटा, तो ये डाइपोल मोमेंट और ये R वेक्टर, तो 45 डिग्री। यहाँ के लिए ये डाइपोल मोमेंट और ये R, तो ये हो जाएगा 135, तो थीटा की जगह यहाँ पे 135 और R की जगह तो वही हो जाएगा a/√2। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये R का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल देखोगे तो आप 135 देखोगे एंगल को, तो 135 और R इज़ इक्वल टू a/√2। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो P वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, और ये 45 हो जाएगा, तो थीटा यहाँ पर ही 45 डिग्री होगा, और जो R है वो अगेन यहाँ पर a/√2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लोगे KP/RQ √1 + 3 cos² थीटा। आप देखोगे मैग्नीट्यूड वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos 45 भी उतना ही होता है। अगर cos स्क्वायर की बात हो रही है तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर 45 भी उतना ही होगा, cos स्क्वायर 135 भी उतना ही होगा। cos 45 1/√2 और cos 135 -1/√2, लेकिन जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बात वही रहेगी। लेकिन पोटेंशियल में आपको केयरफुल हो जाना पड़ेगा, पोटेंशियल में ये प्लस माइनस साइन जरूर मैटर करेंगे, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे आ रहा है। तो R की जगह पे तो आप हर जगह पे a/√2 रखोगे, cos 45 रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा, cos 135 रखोगे तो -1/√2 यहाँ पर आएगा इसमें। तो 135 वाले पॉइंट्स के लिए नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और जो 45 वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक इन द डाइपोल इज फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स और कितना टॉर्क लगेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स कितना होगा, और कंडीशन ध्यान में रखनी है हमें कि जो कंडीशन हमने ली है वो यहाँ पर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में सेम है।
और जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को इसमें ला के रखा जा रहा है, सपोज दिस इज़ डाइपोल। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डाइपोल यहाँ पर बस दोनों चार्जेस रखे हुए हैं या फिर बीच में ये भी कुछ है यहाँ पर। तो जनरली हम क्या करते हैं, या फिज़िक्स में ज़्यादातर आप देखोगे जो सिस्टम दिए जाते हैं उसमें इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया गया इनको। वैसे देने को कुछ भी सिस्टम दिया जा सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में कि एक बीच में एक मासलेस रॉड कनेक्टेड है, उसके एंड्स पे एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। तो ये जो सिस्टम है एक तरीके से डाइपोल सिस्टम बन गया यहाँ पर। चार्ज सिर्फ इनके पास में ही है, यहाँ पर इस रॉड वगैरह के पास में कोई चार्ज नहीं यहाँ पर ये। तो हम जो फोर्स दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेज, वो सिर्फ इन चार्जेस के ऊपर दिखाते हैं, इस रॉड वगैरह पे कोई फोर्सेज हम नहीं दिखा रहे, इलेक्ट्रिक फोर्सेज नहीं दिखा रहे। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो इन दोनों चार्जेस पे फोर्स दिखाने में है। तो प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो माइनस क्यू चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। तो जब मैं बोलता हूँ डाइपोल पे फोर्स, तो इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको देखो आप। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रहा है टुवर्ड्स राइट, इस पर उतना ही लग रहा है लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एफ नेट इज़ ज़ीरो। अब आप कैसे भी इसको रख लो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे भी रख लेते हो थोड़ा डिफरेंट ओरिएंटेशन में, तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है सपोज यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का हमने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जहाँ तक फोर्स की बात है उतना ही फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स उस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मिला जुला करके नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज कि नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंडीशन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज ऑलवेज ज़ीरो। हमेशा ही जीरो आएगा यहाँ पर ये फोर्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उसका अपोजिट फोर्स इस पर लगेगा, और ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स हो जाएगा एक तरीके से ज़ीरो यहाँ पर। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कोई गारंटी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज हो सकता है, कैसे भी चेंज हो सकता है वो। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज वही है दोनों जगह पे, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में और यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा था कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, तब नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, वैसे बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन जनरल आप मान के चलो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स रहेगा फिर वहाँ पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। देन नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो। तो फोर्स के बाद में आगे टॉर्क की बात करते हैं। तो सपोज ये डाइपोल है जिसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो फिलहाल अगर मैं टॉर्क देखूँ इस पर, तो ये फोर्स लग रहा है क्यू और ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ क्यू। और ऐसा फोर्स ऑब्वियस है कि एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं इस तरीके के फोर्सेस, तो कोई भी इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो किसी भी तरीके का नेट टॉर्क यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। लेकिन जो आप इसको रोटेटेड पोजिशन में रखते हो कुछ इस तरीके से, लेट से आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज, और इस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं क्यू और इस पर इधर फोर्स लग रहा है क्यू। तो इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हों और उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। इसके लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके लाइन ऑफ एक्शन ये है, आपस में पैरेलल लाइन ऑफ एक्शंस है लेकिन अलग अलग है यहाँ पे। तो फिर ये एक फोर्स कपल को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स कपल उसका टॉर्क होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे लेकिन एक ही लाइन पे होने की वजह से इनका कोई टॉर्क नहीं आया, लेकिन यहाँ पर वही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं लेकिन अलग अलग लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है साफ साफ कि अगर इस तरीके से रखा जाए तो ये जो रॉड है यहाँ पर या फिर ये जो डाइपोल है वो डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी, तो देयर विल बी अ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा है। अब ये जो एंगल है वो एंगल किसके बीच में, तो हमेशा हम डाइपोल के लिए जो एंगल डिफाइन करते हैं उसमें हम डाइपोल मोमेंट को लेकर के आते हैं। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट है P, सपोज दिस इज द डाइपोल मोमेंट। और अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो और ये डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो एक तरीके से डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है, बीच का एंगल। और किसी फोर्स कपल का टॉर्क आप कैसे निकालते हो, तो कोई बॉडी अगर उस पर इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो बस हमें इनके बीच में ये गैप चाहिए होता है कि ये गैप यहाँ पे कितना होगा इन दोनों पैरेलल लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में।
तो इन दोनों पैरेलल लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में कितना गैप है, अगर वो एल के इक्वल है तो ऐसे फोर्सेस का जो टॉर्क है वो एफ इन टू एल हो जाता है। इसमें हमें पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो फोर्स कपल होता है उसका टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट उतना ही आता है। तो पॉइंट यहाँ पर इमेटेरियल, अगर ये फोर्स कपल है तो आप चाहो तो इंडिविजुअल पॉइंट लेके भी निकाल सकते हो। आप सपोज ये पॉइंट ले लो तो फिर इसका खुद का टॉर्क जीरो हो जाएगा इस एफ का, और इस एफ का टॉर्क हो जाएगा सिंपली एफ इन टू एल। तो एफ इन टू एल आएगा चाहे पॉइंट कोई भी लो। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। सपोज़ ये जो गैप है इनके बीच में गैप लेट्स से 2a, और यहाँ पर इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, तो अगर ये 2a है तो ये जो गैप है ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस गैप के साथ में, तो दैट विल गिव टॉर्क। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है QE मल्टीप्लाइड बाई 2a साइन थीटा। जैसे Q इंटू 2a यहाँ पर आ रहा है तो उसको आप P बोल दो, तो इट विल बी PE साइन थीटा। किधर लग रहा था टॉर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो कुछ ऐसे लग रहा है क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज लाने के लिए P और E का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करूँ, क्योंकि P और E के बीच का जो एंगल उसका साइन थीटा आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप P क्रॉस E करोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो क्लॉकवाइज मिलेगा, E क्रॉस P करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो इसका मतलब P क्रॉस E करने से सही डायरेक्शन मेरे को मिल रहा है। तो मैं अगर इसको वेक्टोरली यहाँ पे लिखना चाहूँ तो टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो P था वो कुछ इस तरीके की डायरेक्शन में था, तो P और E के बीच में एंगल यहाँ पे क्या हो गया था 0 डिग्री। तो टॉर्क कब कब जीरो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब P जो है वो E के पैरेलल है यहाँ पे, और थीटा पाई होगा तब भी टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 हो जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, P और E जो होंगे वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे, P एंड E आर एंटी पैरेलल। अगर P इस डायरेक्शन में तो फिर E जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क के लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना होगा, और ये इसका वेक्टर वर्जन है, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाए तो उस डाइपोल के साथ में उसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, हमें पता करना है। सपोज डाइपोल को मैं किसी जनरल ओरिएंटेशन में यहाँ पर रख देता हूँ, तो दिस इज़ द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज़ प्लस क्यू चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के साथ में सपोज थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं एज यूजुअल, जिस तरीके से हम लेते हैं अब तक डायरेक्शन। तो दिस इज़ P, लेंथ वगैरह 2 है सपोज की। तो मुझे ये जो डाइपोल सिस्टम है, इस डाइपोल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन देखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज का सिस्टम होगा वो क्रिएट कर रहा होगा, तो उन चार्जेस के सिस्टम से इन दोनों का क्या इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। और जब भी मैं चार्जेस का इंटरेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करने का एक तरीका ये होता है यहाँ पे कि ये जो सारा सिस्टम है चार्जेस का, वो सारा सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं उसको देख लूँ तो उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सपोज़ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जो पूरा चार्जेस का सिस्टम है यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, सपोज़ इस चार्ज सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है लेट्स से वो V1 है, और यहाँ पर लेट्स से वो पोटेंशियल जो है V2 है। तो अगर मैं इंट्रैक्शन ऐसे लिखूँगा तो इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज Q विद दिस चार्ज ऑफ सिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ दिस माइनस Q विद दिस चार्जेस ऑफ सिस्टम चार्जेस। तो यहाँ पे इसके वजह से तो Q इंटू V1, और इसके लिए कितना हो जाएगा तो माइनस Q इंटू V2, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल मस्ट बी क्रिएटेड बाय सम अदर चार्जेस, और वो जो अदर चार्जेस हैं इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं ये वाला इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखूँगा तो इन चार्जेस के बीच में भी आपस का इंट्रैक्शन आ जाएगा। मैं आपस का इंट्रैक्शन यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर इन चार्जेस का जो अदर चार्जेस हैं उनके साथ इंट्रैक्शन निकाल रहा हूँ, और वो जो अदर चार्जेस हैं वो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, E के इक्वल। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इनके आपस का इंट्रैक्शन नहीं, इनके आपस का इंट्रैक्शन अगर मेरे को लिखना होता तो फिर तो मैं सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर लेता K Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस। तो दिस इज़ इंटरेक्शन विद अदर चार्जेस। ठीक है, बाकी के जो चार्जेस हैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे उनके साथ में इंटरेक्शन है। तो Q V1 माइनस V2। अब मैं V1 माइनस V2 निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और जो हमने पहले भी कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया जाए तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप बता सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर ये वैसा ही है, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं V1 माइनस V2 बोलता हूँ इसका मतलब ये फाइनल और ये इनिशियल। तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कितना डिस्प्लेसमेंट है 2a, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल थीटा यहाँ पर।
तो V1 माइनस V2 को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो कैसे लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस? माइनस ई डॉट डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो सिंपली यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली ले सकते हो और एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ई टू ए दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2। इसमें जो Q इंटू 2A आ रहा है उसको अलग कर लेंगे हमेशा की तरह, तो माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये U का फॉर्मूला हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पी डॉट ई, क्योंकि जो थीटा एंगल है वो P और E के बीच का ही एंगल है। तो दिस इज U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अगर आप यहाँ से देखो तो डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, कब मिनिमम मिलेगा, कब मैक्सिमम मिलेगा, वो देखो। तो एक तरीके से थीटा अगर 0 डिग्री हो तो U मिनिमम आएगा फिर, ठीक है, कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे एक माइनस भी लगा हुआ है, तो U मिनिमम हो जाएगा माइनस पी। थीटा 0 का मतलब होता है P और E आपस में पैरेलल रखे हुए हैं, P एंड E आर पैरेलल टू ईच अदर। थीटा अगर पाई है तो उसके लिए U मैक्स होगा, और U मैक्स माइनस 1 आएगा यहाँ पे, तो प्लस पी ई हो जाएगा, तो U मैक्स इज प्लस पी। और थीटा इज इक्वल टू पाई का मतलब P अगर इस डायरेक्शन में तो E जो होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और थीटा पाई बाई 2 के लिए जो U होगा वो मिनिमम मैक्सिमम के बीच में कुछ होगा, तो ये हो जाएगा U0। तो एक तरीके से लग रहा है कि हमारा जो रेफरेंस है वो यहाँ पे थीटा पाई बाई 2 है इसमें। तो थीटा इज़ पाई बाई 2, U इज़ इक्वल टू 0, थीटा पाई, U इज़ मैक्सिमम, थीटा 0, U विल बी मिनिमम। U को कैलकुलेट करने का एक और तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसमें, और वो तरीका है जो हम पहले भी करते आए कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का वर्क डन जब इसको मूव कराता है अगर वो, तो कितना वर्क करता है वही वर्क एक तरीके से डेल्टा यू हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पर जो डाइपोल है उस डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट फोर्स है वो तो 0 लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो ट्रांसलेशनल जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक तरीके से रोटेशन वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क जरूर लग रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई नेट फोर्स यहाँ पर लग नहीं रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कुछ रोटेशन वगैरह के लिए हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि रोटेशन किया एक्सटर्नल ने तब कितना वर्क डन यहाँ पर उसने किया, और वही यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा यू। तो सपोज़ आप यहाँ पे दो ओरिएंटेशन लेके चलो इसके। सपोज़ एक बार डाइपोल ऐसे रखा हुआ था और ये जो एंगल था वो सपोज़ थीटा 1 बन रहा था, और इसको रोटेट कराया यहाँ पर थीटा 2 एंगल करा दिया इसका। ये एंगल वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल कराने में कितना वर्क करेगा यहाँ पर एक्सटर्नल, वो देखना है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क लगेगा वो P क्रॉस E से इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सटर्नल को इधर टॉर्क लगाना पड़ेगा, दोनों के टॉर्क बराबर होंगे तभी स्लोली रोटेट कर रहा होगा यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हैं हमेशा कि स्लोली मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे स्लोली रोटेशन होना चाहिए। तो टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इज P साइन थीटा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है उतना एक्सटर्नल को टॉर्क लगाना पड़ेगा P साइन थीटा। टॉर्क का वर्क डन आप कैसे निकालते हो, टॉर्क डी थीटा इसका इंटीग्रेशन करके। तो टॉर्क यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि थीटा आ रहा है इसमें, तो डी थीटा इंटीग्रेशन कर लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो जो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो इट विल गिव यू माइनस पी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, पी कॉस थीटा 1। और डेल्टा यू को मैं बोल देता हूँ कि यू थीटा 2 पोजीशन में और यू थीटा 1 पोजीशन में। जब एंगल थीटा 1 था तब यू कितना था, जब थीटा 2 फाइनली हो गया तब यू कितना हो गया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहाँ पर एक रेफरेंस एंगल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें। तो सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसको मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, और थीटा 2 को एक कोई जनरल थीटा से यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। तो रेफरेंस बोलने का मतलब है कि यू थीटा 1 यानी कि यू पाई बाई 2 एक तरीके से मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ, और यू थीटा 2 एक तरीके से यू थीटा के बराबर हो गया किसी जनरल लोकेशन थीटा के लिए। ये मेरे को यू की वैल्यू दे रहा है, तो यू थीटा 2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यू थीटा से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर सम एंगल थीटा, और थीटा 1 को मैं पाई बाई 2 से रिप्लेस कर देता हूँ। थीटा 2 है यहाँ पे तो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा 1 है तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा फिर यहाँ पर ये, तो कॉस पाई बाई 2 इज 0। तो हमने रेफरेंस कुछ ऐसा सेलेक्ट किया जिससे हमारा वही आंसर आ जाए जो हमने प्रीवियसली अभी कैलकुलेट कर रखा है, और यू पाई बाई 2 को एक तरीके से हम 0 मान के चल रहे हैं। तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, तो वही आंसर मिल जाएगा जो हमें ऊपर मिला है।
तो हमने लेकिन रेफरेंस अपना सेलेक्ट किया यहाँ पे। रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद में वी आर गेटिंग द सेम आंसर। अगर हम रेफरेंस को चेंज करते हैं तो हमारा जो यू थीटा का आंसर है फिर वो कुछ डिफरेंट आ जाएगा। और उसमें फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने कोई और रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यू पाई का रेफरेंस ले लिया, 0 का रेफरेंस ले लिया, तो फिर मेरे को यहाँ पर ये पाई/2 रखने के बजाय 0 रखना पड़ता। फिर एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे चला आता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 0 डिग्री रख देता तो पी आ जाता, फिर यहाँ पर पी इंटू ई, और यू 0 को फिर मैं 0 एज्यूम कर लेता, तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा प्लस पी। तो वो प्लस पी का टर्म यहाँ पर आता रहता। और जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस जो होता है वो रेफरेंस इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर किसी कॉन्फ़िगरेशन में वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम रेफरेंस डिफाइन करना होता है। तो वी आर डिफाइनिंग द रेफरेंस इन सच ए मैनर दैट वी आर गेटिंग द सेम आंसर फ्रॉम बोथ द मेथड्स। तो यू थीटा यहाँ पर ये हो जाएगा। और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे डायपोल के तो डायरेक्टली हम इसका यूज़ करेंगे विदाउट मेंशनिंग द रेफरेंस। और जब भी हमसे पूछा जाएगा यू का आंसर तो हम इसी का यूज़ करते हुए आंसर करेंगे। जब तक हमें रेफरेंस चेंज करने को ना बोला जाए तब तक हम रेफरेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो हमेशा हम यू के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस पी कॉस थीटा, जो हमें दोनों मेथड में मिल रहा है।